सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर के तलब करने के बावजूद ताहाल नहीं हो सका। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। अब क्या होगा, सब नजरें गवर्नर हाउस पर लग गई। नया डिक्लेरेशन कब तक जारी होगा? परवेज इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली की हिकमत अमली क्या होगी? पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर के तलब करने के बावजूद ताहाल ना हो सका। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया। अब क्या होगा, सब नजरें गवर्नर हाउस पर लग गईं। नया डिक्लेरेशन कब तक जारी होगा? परवेज इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली की हिकमत अमली क्या होगी? आपको अपडेट कर रहे हैं। आज इजलास तलब किया जाना था गवर्नर की जानिब से, जो हुक्म दिया गया उसके बावजूद आज इजलास तलब नहीं किया जा सका। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। अब क्या होगा, सब नजरें गवर्नर हाउस पर लगी हैं। नया डिक्लेरेशन कब तक जारी होगा? परवेज इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली की हिकमत अमली क्या होगी? बहुत से सवालात जो है वो यकीनी तौर पर सामने है, मगर अब देखना यह है कि गवर्नर की जानिब से अब क्या हुक्म जारी किया जाता है। क्या चौधरी परवेज इलाही जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनको डी नोटिफाई करने का कोई ऑर्डर सामने आता है गवर्नर की तरफ से? नज़रें इस वक्त गवर्नर हाउस पर लगी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर की जानिब से तलब किया गया था, मगर उसके बावजूद वो अभी तक नहीं हो सका। 4 बजे का वक्त था, मगर आज इजलास नहीं हो सका। स्पीकर की जानिब से, सब्तान खान की जानिब से गवर्नर को ख़त लिखा गया और कहा गया था कि इजलास क्योंकि मुलतवी किया गया था जुम्मे तक, इसलिए उससे पहले इस पर कॉन्फिडेंस के वोट के लिए इजलास तलब नहीं किया जा सका, मगर उस ख़त को भी मुस्तरद कर दिया गया था गवर्नर की जानिब से। इस वक्त पंजाब असम्बली के हाथे में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। फसीउल्लाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ अरकान पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा पहुँच रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त क्या माहौल है यहाँ पर? अच्छा, बिल्कुल। पंजाब असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक जो है वो चीफ वेब अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से खलील ताहिर सिंधु जो है वो पहुंचे थे। पूरे 4 बजे जो वक्त कॉल किया गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से इजलास का, और उसके बाद जो है यहाँ पर डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी पहुंचे थे, ताहम वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा चीफ वेब भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और जो असम्बली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है उसकी भी छुट्टी का वक्त है और वो भी यहाँ से रवाना हो रहा है, क्योंकि स्पीकर ने बाज़ाब्ता तौर पर कल नोटिफिकेशन जारी करते हुए रूलिंग दी थी कि आज जो गवर्नर की जानिब से इजलास कॉल किया गया है वो गैर आईनी है, उसमें आज नहीं सेशन कॉल किया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इजलास जो है वो जुम्मे के रोज स्पीकर मुलतवी कर चुके हैं। तो जुम्मे के रोज ही अगली नशिस्त जो है वो पंजाब असम्बली इजलास की कॉल की गई है। अब देखना यह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से अगला क्या लायामल अपनाया जाता है, इसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से आगे की क्या स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है। आया डी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वज़ीर आला पंजाब का, यहाँ मजीद कोई मुशावरत की जाती है? सारी नजरें अब गवर्नर हाउस पर लगी हैं। असम्बली की सूरत हाल 4 बजे तक थी कि 4 बजे अगर इजलास कॉल हो जाता और यहाँ पर एतमाद का वोट लेने के वज़ीर आला आते तो फिर सिनेरियो तब्दील होता। ताहम वो इजलास आज यहाँ पर कॉल नहीं हुआ, लेकिन गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर दोबारा जब स्पीकर ने उनसे रजू किया और ख़त लिखा कि ये गैर आईनी इक़दाम है, तो गवर्नर ने वो ख़त मुस्तरद करते हुए दोबारा ये अहकाम जारी किए थे कि आज ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट दें। और इस सिलसिले में असम्बली की जानिब से कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि इजलास यहाँ पर तलब किया जाता। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो खलील ताहिर सिंधु थे वो पहुंच गए थे। उनका कहना था कि अपोजिशन एक रुकन भी काफ़ी होता है इजलास की कार्रवाई देखने को, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अपने 186 अरकान असम्बली की प्रेजेंस को यहाँ पर यकीनी बनाना था और उनसे एतमाद का वोट लेना था, जो कि वो आज नहीं हो सका। तो इस पर अब अगली क्या राय होगी अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से, अगला क्या लायामल होगा वो देखना बाकी है, क्योंकि गवर्नर डी नोटिफाई भी कर सकते हैं वज़ीर आला को। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अंदिया भी दिया गया था कि जो है वो डी नोटिफाई किया जा सकता है वज़ीर आला को। इसके साथ साथ हमने ये भी आज सूरत हाल देखी कि CM ऑफिस 8 क्लब जो कि माल रोड पर है, वहां पर बाहर कंटेनर भी दिखाई दिए, तो कोई ऐसा भी लग रहा था कि शायद सीज कर दिया जाए। ताहम अब तक यही सूरत हाल है कि अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरत जारी है कि नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और आया डी नोटिफिकेशन किया जाता है वज़ीर आला पंजाब का या नहीं किया जाता। ये अब गवर्नर पे सारी नजरें लोग लगाए बैठे हैं। जी, तमाम तर नज़रें इस वक्त गवर्नर पंजाब की तरफ है। हमें नुमाइंदे फसीउल्लाह में अपडेट कर रहे थे। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक ने, और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों का बहुत शुक्रिया।
रेहान, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि फसीउल्लाह की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की कि आज तो इजलास नहीं बुलाया जा सका और स्पीकर की जानिब से जो खत लिखा गया था गवर्नर को वो भी मुस्तरद कर दिया गया। क्या लगता है अब क्या होने जा रहा है? देखिए, वैसे तो शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सारा मामला क्योंकि कानूनी है और आईनी है, शाहिद उस्मानी साहब उस पर सरासर गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मेरी दानिश में इस वक्त क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर भी आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत जारी है। अब देखना यह है कि अदालत का दरवाजा पहले कौन खटखटाता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नर पंजाब की तरफ से एक डिक्लेरेशन आएगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई किया जाएगा। देखिए, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बुनियादी हक देता है किसी को भी कि वो जवाब तो जमा करा सके। यानी इसको देखते हुए सरे दस्त अगर डी नोटिफाई या ऐसा डिक्लेरेशन इशू कर दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर अपने उहदे पर बरकरार नहीं रखेंगे, तो फिर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरे दस्त कोई डिक्लेरेशन ऐसा आ जाएगा गवर्नर हाउस की तरफ से, बल्कि शो कॉज हो सकता है, कोई मोहलत दी जा सकती है चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि इस हवाले से कोई नया इजलास बुलाया जाए या जवाब तलबी की जाए। एक मोहलत वाला मामला हो सकता है। अगर तो कोई ऐसा डिक्लेरेशन आता है डी नोटिफिकेशन का, तो फिर यकीनन इफेक्टिव परवेज इलाही साहब होंगे और फिर उनका हक बनेगा कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। ऐसे में इस वक्त सरे दस्त गवर्नर के पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। वो उन ऑप्शन में एक तो ये है कि वो मोहलत दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा दें कि जी जो हुक्म दिया था हमने आर्टिकल 130 क्लॉज 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस को कि वो एतमाद का वोट लें, वो हुक्म अदूली हुई है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। तो अब देखना ये है कि पहले अदालत कौन जाता है और अल्टीमेटली मैटर विल हैव टू बी सेटल्ड इन द कोर्ट। ठीक है, आपको लगता है कि तमाम तर जो मामला है शायद अदालत ही जाना पड़े सबको? जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद उस्मानी साहब, क्या लगता है आपको आज का जो ये मामला पेश आया है, क्या लगता है गवर्नर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और डी नोटिफाई कर देंगे चौधरी परवेज इलाही साहब को? जी जी बिल्कुल, वो तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि he is to be the chief minister, governor is the and he holds office during the pleasure of the governor, वो he can notify। स्पीकर साहब का मौक़िफ़ जो है वो तो बेस्ड है ना जो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर। तो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का अगर आप मुआवजा करें एक आइन की प्रोविजन से, तो यकीनन जो आइन की प्रोविजन है वो उनकी फौकियत है। तो उनका जो स्टैंड है तो बिल्कुल गलत है। अगर सिचुएशन ख़राब हो जाए तब कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा के। गवर्नर राज का तो सिस्टम खत्म हो गया ना। तो अगर गवर्नर राज लगाना है तो आपको इमरजेंसी लगानी पड़ती है, और इमरजेंसी के लिए कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि डिस्टर्ब कंडीशन हो, तब कर सकते हैं। तो अभी तो कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है ऐसी डिस्टर्बेंस पंजाब में। ठीक है, कौन जाएगा कोर्ट में? तो वो जाएगा जो एग्रीव पार्टी है, जहाँ पे तो एग्रीव पार्टी चौधरी परवेज इलाही है, वो जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए, अलबत्ता अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताया चलें कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि परवेज इलाही ने चार्ज ना छोड़ा तो आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स तलब करने का इख्तियार मौजूद है। फवाद चौधरी कैमरे के सामने कुछ और बात करते हैं, अकेले में कुछ और बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि फवाद चौधरी नून लीग के टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं। खलील ताहिर सिंधु का मजीद कहना था कि परवेज इलाही को पीडीएम का वज़ीर आला बनाने का वक्त भी अब गुजर गया। चार्ज ना छोड़ा तो ये तो नई दंगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई कोई दंगा मुश्ती शुरू नहीं होगी। गवर्नर आईनी सरबराह है और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकते हैं। आप गवर्नर राज लगा रहे हैं, आप ये बताएं कि गवर्नर राज का लगाने का कोई ऑप्शन मौजूद है आपके पास? नए चीफ मिनिस्टर का मेरी जो अभी तक है, नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन जो आप फरमा रहे हैं उल्फा साहब, जो आपकी ख्वाहिश है ये भी लाजमी होगा अगर ये काम ना हुआ। जो फवाद साहब कह रहे हैं भाई हमारे, वो कैमरे के सामने और बात करते हैं, हमारे सामने और बात करते हैं, हमारे सामने कुछ और मांगते हैं, टिकट मांगते हैं। लेकिन मैं जी बहुत दफा जाके आपको मैं उनसे पूछ रहा जाके कि वो इस बात का मैं न्याय दे दे कि नहीं मांगी। रेहान, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, काफ़ी इंकशाफात भी किए गए हैं टिकट्स के हवाले से, और आर्टिकल 245 का उन्होंने जिक्र किया है कि अगर चार्ज ना छोड़ा परवेज इलाही साहब ने तो फौज और रेंजर्स भी आ सकती है, यानी इस चीज़ को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है।
दूसरा ये भी खबरें क्योंकि आई हैं कि 8 क्लब के बाहर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है तमाम तर तैयारी शुरू हो गई है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है, और इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिंबॉलिक है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर कंटेनर्स का लगना, चीफ विप खलील साहिब सिंधु साहब की तरफ से ये कहना कि आर्टिकल 245 के तहत गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो फौज और रेंजर्स को तलब कर सकते हैं। मेरी दानिश में मुझे नहीं लगता कि हालात इस नहज पर जाएंगे। ये मामला सरासर कानूनी और आईनी मामला है। यहाँ पर आईनी पेचीदगी भी है और शायद यही वजह है कि वक्त भी लग रहा है गवर्नर हाउस से कोई डिसीजन आने में, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त गवर्नर हाउस पर जमी हुई हैं कि गवर्नर हाउस से क्या डिक्लेरेशन या क्या नोटिफिकेशन आता है। और मुझे ये लगता है कि सरे दस्त कोई ऐसा नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन भी नहीं आएगा जिसमें चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया जाए। इससे पेशतर कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता, आपने देखा कि स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से सदर मुमलिकत को खत लिखा गया कि गवर्नर ने गैर कानूनी इकदाम किया है, वो क्योंकि द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट सर्व करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया है तो उनको उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। तो ये टग ऑफ वॉर है, ये पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, ये सियासी रस्साकशी है जो यूं ही जारी रहेगी। अल्टीमेटली ये मामला तो अदालत में आना है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी होगा, ये 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल सूबा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। वहां के इंतजामी मामला, इख्तियारात किसके पास होंगे, प्रैक्टिकली चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस कौन होगा, क्योंकि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए थे हमजा शहबाज की वजारत आला के दौर में, तो उस वक्त अदालत ने रिस्पेक्ट किया था हमजा शहबाज साहब को कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उस तरह से इंटरवीन नहीं कर सकते, वो तबादले ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, उखाड़ पिछाड़ नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पर भी अदालत की तरफ से जो भी हो, और मुझे नहीं लगता कि बहुत मामला को तूल पकड़ेगा। ये हो सकता है कि 36 से 48 घंटों के अंदर अदालत सेटल कर दे, क्योंकि ठीक है, आपको लगता नहीं है कि मामला तूल पकड़ेगा, लेकिन इंतजामी बहरान जाहिर है, इतना बड़ा सूबा है और इंतजामी बहरान पैदा होने का खदशा जरूर पैदा हो सकता है। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप मामला को, क्योंकि रेहान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, रेहान कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मामला बिलाखिर अदालत में ही जाना है। नहीं, रेहान साहब की बात तो दुरुस्त है, मैं इनकी बात की तायद करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो PTI के जो वज़रा हैं वो आइन के साथ कभी आर्टिकल 109 का हवाला दे रहे हैं, कभी आर्टिकल 105 का हवाला दे रहे हैं, कभी इसके बाद आर्टिकल 54 का हवाला दे रहे हैं। इसमें सारे हवाले जो हैं वो है असेंबली का इजलास होना ना होना, उसकी कंटिन्यूएशन के बारे में बात है कि भाई आपको जब इजलास जारी होता है तो दूसरा इजलास तलब नहीं किया जा सकता। ये सब टेक्निकल बात है। लेकिन जो गवर्नर साहब ने, गवर्नर पंजाब ने जो आर्टिकल 130 के तहत जब उनको एतमाद का वोट लेने के लिए हुक्म जारी किया, नोटिस जारी किया, तो वो ये सारे जितने भी जो आर्टिकल है इनकी अहमियत खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि उन्होंने कहा एतमाद का वोट लें। अब उसको आप टेक्निकल बुनियादों पर ये कहें कि जी इजलास जारी था, हमने उसको आप तलब नहीं कर सकते या उसको एतमाद का वोट नहीं ले सकते, ये गैर जरूरी बातें हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह जब एक इख्तियारात हैं गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी कि वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं आर्टिकल 91 के तहत आप एतमाद का वोट लें, तो यहाँ गवर्नर जो है वो आर्टिकल 130 के साथ किसी सूबे का भी वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं आप एतमाद का वोट लें। इसमें एतमाद का वोट ना लेने से तो एक नया एक आईनी कानूनी बहान पैदा हो गया। लेकिन जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, जब हमारी पार्लियामेंट, जमाई सफाई असम्बलियाँ इंतहाई कमजोर हो, उनके अंदर कोई दानिशमंदी या विजन ना हो, तो फिर अदालतें बीच में आती है, अदालतों ने मुल्क को बचाना होता है। तो अब अगर ये आज अगर गवर्नर पंजाब ने अगर इनको डी नोटिफाई ना किया परवेज लाई साहब को, तो वफाकी हुकूमत की रिट खत्म हो जाएगी, फिर वफाकी हुकूमत बराए नाम ही रह जाएगी। इस लिहाज जैसे कि बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी लाल किले में, इसी तरह इनकी भी एक इस्लामाबाद में हुकूमत रह जाएगी और बिल्कुल रिट खत्म हो जाएगी। इसलिए आज इन्हें फैसला करना पड़ेगा, डी नोटिफाई कर दें तो ये इनकी साख बच जाएगी, फेस सेविंग हो जाएगी। बाकी डी नोटिफाई के बाद वो अदालत जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो उनका हक है, राइट है, वो आइन की इंटरप्रिटेशन के लिए जा सकते हैं हर तरह से। लेकिन गवर्नर साहब को अपना एक आइनी और कानूनी किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत चूँकि 13 जमातों में मुश्तमिल है, हर जमात के अपने मफादात होते हैं, किसी को कोई देख रहा है, लंदन की तरफ देख रहा है, कोई इस्लामाबाद को देख रहा है, तो ये सारी चीजें जो है इससे हुकूमत कमजोर हो रही है, वफाकी हुकूमत कमजोर है, मुल्क में तरह दहशतगर्दी हो रही है और भारत सुबह जो है खैबर पख्तूनख्वा वो दहशतगर्दी की इजाजत भी आया हुआ है।
इस मौके पर इंतहाई मजबूत गवर्नमेंट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, और वो जरूरी है कि अपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कदम उठाएं। अब बाकी ये कहना है कि बशीर का कि जी हम पंजाब के वज़ीर आला को हटाने के लिए फौज तलब कर लगी, इंतहाई नामाकूल बात है। फौज का आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ना फौज आएगी, ना इनके कहने पे आएगी, तो ना आना चाहिए। फौज का क्या काम है? उसको आप डिनोटिफाई कर दें, इसके बाद आप रेंजर को कह देगा आप डिनोटिफाई हो गया, नेक्स्ट ऑर्डर जारी कर देंगे, लिए आप नेक्स्ट डेट मुकर्रर कर दें गवर्नर पंजाब, और कहे जी आप अपना नया ले आए चीफ मिनिस्टर, तो अपने इंतखाब पूरे चीफ मिनिस्टर, बस चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, गवर्नर सवाल उठा लेंगे, तो फिर वही राय से अपने घर बैठ जाएंगे। तो ये इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन बहरहाल गवर्नर की है इस वक्त सबकी ख्याल गवर्नर साहब का कदम उठाना है आइन और कानून की रोशनी में। बाकी जो वज़रा जो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं, ये सारे इररेलेवेंट बात होती है। आइन का आर्टिकल 130 जो है सबसे अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, और रेहान तारिक सीनियर तज्जियाकार अपना तज्जिया दे रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अपने खत में सदर मुमलिकत को गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम की निशानदही और गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अपने खत में सदर मुमलिकत को गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम की निशानदही और गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब और केपी असम्बली इकट्ठी तहलील होंगी। पंजाब में परवेज इलाही वजीर आला हैं, गवर्नर राज क्यों लगेगा? तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई का आगाज जुमे से हो जाएगा और एक हफ्ते में इस मरहले को मुकम्मल कर लेंगे। और कानूनी पोजीशन भी यही है, आर्टिकल 109 बिल्कुल क्लियर है। जब तक इजलास पर रोक नहीं होगा, और दूसरा 10 क्लियर डेज देना हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट के मुताबिक ज़रूरी है। तो गवर्नर को किसी एडवेंचर से बाज रहे, और बाकी काम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद नाकाम होगी, ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तहलील, दोनों असम्बलियाँ बैक वक्त दोनों जो है बैक वक्त करेंगे। ये तो नहीं ना कि हम अलग-अलग करते हैं। पीडीएम का सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शनों से भागना। इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं, और उसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। वोट को इज्जत दो से जो इलेक्शन से भागो का जो सफ़र है बड़ी जल्दी तय कर लिया है इन्होंने। तो ये गवर्नर रूल भी नहीं लगना, आईनी तरीकाकार होगा, और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। परवेज इलाही वज़ीर आला हैं, वो रहेंगे। अदम एतमाद का प्रोसेस इंशाल्लाह इस हफ्ते में। अच्छा फाल भाई, काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले में किस हद तक पेशरफ्त अच्छी पेशरफ्त हो रही है। परवेज इलाही साहब और हम लोग इकट्ठे हैं, और हल्का वाइज जो है आज गुफ्तगू। सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन ने दावा किया है कि पंजाब की सियासत में आज रात बड़ा भौचाल मुतवक्के है। अपने ट्वीट में सैयद तलत हुसैन ने कहा कि ऑडियोज़, वीडियोज़ और मालियाती स्कैंडल सामने आने का इम्कान है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तलत हुसैन कहते हैं कि ऑडियोज़, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, सियासत मज़ीद गंदा होने जा रही है। कि मुल्की माया नाज क्लासिकल गुलकारा बल्कीस खानम कराची में इंतकाल कर गईं। बल्कीस खानम तवील अरसे से बीमार थीं। बल्कीस खानम ने मुतादिद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। गुलकारा बल्कीस खानम ने रेडियो, टीवी और फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। कुछ दिन तो बस वो मेरी आंखों में, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, और अनोखा, लाडला जैसे बेशुमार गीत मकबूल रहे। बल्कीस खानम मारूफ सितार नवाज़ रईस नवाज़ की चौथी अहलिया थी। अफसोसनाक खबर, मुल्क की माया नाज क्लासिकल गुलकारा बल्कीस खानम कराची में इंतकाल कर गई। बल्कीस खानम तवील अरसे से बीमार थीं। बल्कीस खानम ने मुतादिद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने सिंध के सलाह मुतासरीन के लिए घर तामीर करने और कॉमर्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। दौरा खैरपुर के दौरान सलाह मुतासरीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सलाह मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए ज़मीन सिंध हुकूमत और माली मुआवनत वफाकी हुकूमत फराहम करेगा। एक खौफनाक मंजर था, हर तरफ पानी पानी था।
ऐसा लगता था कि दरियाए सिंध पूरे सूबे में फैल चुका है, चाहे वो सजावल था, शिकारपुर था, दादू था, सक्कर था, यानी किस किस मैं जगह का जिक्र करूं। और मैंने इस तरह की सैलाबी तबाही शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। जो हमारी जो मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, वो बेअंदाज हैं, लेकिन हमें इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़ा होना है। मैंने आपको यानी कई मरतबा यहाँ कहा था कि हम मिलकर इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की यहाँ की हुकूमत वफाक मखलूत हुकूमत है, उसमें आप की गवर्नमेंट में शामिल हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, चेयरमैन हैं जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान JUI, सब हम शामिल हैं इसमें, बलोच पार्टियाँ शामिल हैं। तो हम इंशाअल्लाह आपको इस तरह जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले नहीं करेंगे। जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के, एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है उसके ऊपर, और ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये जवान बुजुर्ग बैठे हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी कुछ भी करते हो अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन नामूस रसालत और काबा शरीफ की अजमत के लिए आप कट मरते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था सऊदी अरब के बादशाह ने कि भाई मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ, ये तोहफा ले मुझसे, और वो भी खाना काबाओं को मॉडल बेच दिया उसको। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों से निकासियाब की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महकमा आबपाशी, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और ज़िला इंतज़ामिया को निकासियाब यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आलमी बैंक ने सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 1 अरब 69 करोड़ 92 लाख डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी, जिसमें मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और मुतासरा फसलों की बहाली शामिल है। शर्जील मेमन ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपए देने के लिए सर्वे का काम तेजी से जारी है। गुजरात डिवीजन पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। गुजरात डिवीजन को 2 रोज में मजीद 9 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी कर दिया गया है। ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर PND बोर्ड ने बाकायदा फंड जारी कर दिया है। गुजरात डिवीजन को अब तक मजमूई तौर पर 40 अरब 75 करोड़ रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। तो नवाजिशात का सिलसिला जारी है गुजरात डिवीजन पर। गुजरात डिवीजन को 2 रोज में मजीद 9 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी कर दिया गया है। ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर PND बोर्ड ने बाकायदा फंड जारी कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। जी अली, बताएगा नवाजिशात का सिलसिला जारी है गुजरात डिवीजन पर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वाज़ेह अहकामात थे और उसी पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बजट जो है वो रिलीज किया गया। अब इसमें देखा जाए तो मजमूई तौर पर 125 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो सिर्फ गुजरात के लिए 5 माह में मंजूर हो चुका है, और जिसमें 40 अरब रुपए का फंड बाकायदा तौर पर रिलीज कर दिया गया है। अब क्योंकि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब ने एक्स एजेंडा के तौर पर मजीद 8 अरब रुपए का बजट जो है वो गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर किया, और दूसरी तरफ आज ही 2 रोज के अंदर 9 अरब रुपए से जायद का बजट वो भी गुजरात डिवीजन को रिलीज किया गया है। और ये बजट न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात के दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी ये खर्च होगा। तो क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ताल्लुक वहाँ से है, और इसलिए ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात थी कि जल्द अज जल्द जैसे भी हो ये बजट जो है वो रिलीज किया जाए, क्योंकि पंजाब में अब सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती नजर आ रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये बजट जो है वो हंगामी बुनियादों पर 9 अरब रुपए का बजट मजीद जो है तरक्याती फंड वो यहाँ पर दे दिया गया है गुजरात डिवीजन को। आपने अपडेट किया अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस हद निगाह कम होने से परवाजें इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान PIA रात 10 से सुबह 11 बजे तक
परवाजें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की मुंतकली पर अमल दरामद का आगाज़ आज रात से कर दिया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस रद्द निगाह कम होने से परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।